अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार चीन पहुंच गए हैं, जहां वो चीनी क़यादत से मुलाकात करके इलाकाई मसाइल पर बात करेंगे। इस दौरे की ख़ास बात यह है कि बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग भी होगी और इसमें अफ़गानिस्तान की सीपेक में मुमकिना शमूलियत पर भी बातचीत मुतवक्के है। ये पेशरफ्त पाक भारत कशीदगी की फ़ौरी बाद सामने आई है, जिसके लिए अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी भी कल चीन पहुँचेंगे। इसलिए पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक इसाक डार के हमरा चीन में मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहदों पर तो एक सीज़ फायर हो गया है, लेकिन अब दोनों मुल्क सफारती महाज पर एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इंडिया ने इस मकसद के लिए 7 वफूद तैयार किए हैं, जिनमें हिज़्ब इख्तिलाफ समेत तमाम जमातों के अराकीन पार्लियामेंट को शामिल किया है और ये वफूद दुनिया के तमाम अहम ममालिक जो है वो वहाँ का दौरा करेंगे। पाकिस्तान पर हमलों के हवाले से भी राय आमा को हमवार करेंगे। पाकिस्तान ने भी इस सफारती जंग का जवाब देने के लिए एक वफ़द तश्कील दिया है, जिसकी क़यादत साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे और ये वफ़द पाकिस्तान के लिए सफारती मदद तलब करेगा। ताहम पाकिस्तान के वफ़द में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है, उसमें पीटीआई का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। अच्छी बात है, कर लें, आप ना डालें हमारे नाम। हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। और आपको मालूम है कि जो इमरान खान की पजीराई अक़वाम आलम में है, इंटरनेशनल फोरम पे है, हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा होगी। इमरान खान की बात दुनिया में सुनी जाती है। आपने यू यूज योर बेस्ट वेपन इन द वॉर and your best weapon is Imran Khan. इंडिया में भी ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी अब हुकूमत से सख्त सवालात कर रहे हैं। उन्होंने आज एक्स पर जो है मोदी हुकूमत से सवाल किया है कि हमले के बाद भारतीय फ़ज़ाई ने कितने त्यारे खोए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत पर इंडियन सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों की तरफ से सख्त तनकीद हो रही है और उन्होंने ये कहा है राहुल गांधी साहब ने कि पहले पाकिस्तान को आपने क्यों इन्फॉर्म किया। और नाज़रीन, जो तनकीद इस वक्त इंडिया में हो रही है उसकी पादाश में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ के खिलाफ मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं, जबकि इंडियन हुकूमत ने कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट्स भी बंद कर दिए, जिनमें मेरा अपना एक्स अकाउंट भी शामिल है। इसके साथ साथ इंडिया के वज़ीर दफ़ा ये भी कह रहे हैं कि अमन देर पा नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आई वुड से द हीरो ऑफ द डे हैं शर्मिला फ़ारूकी साहिबा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ चूँकि आज उन्होंने एक बड़ा अहम बिल पास किया है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो आज सेनेट से पास हो चुका है। एक ही दिन के अंदर पास हुआ है, कौमी असम्बली से ये ऑलरेडी पास हो गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर ये मेंबर है कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। राना एहसान साहब, राना एहसान अफजल साहब जो हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, आप सभी जानते होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप सीनियर वकील हैं। तो सबसे पहले राना साहब आपसे इसलिए शुरू करते हैं कि राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जो अमन है वो देर पा नहीं होगा। नाउ यहाँ पे लोग इसलिए नर्वस हैं बिकॉज़ कोई भी यहाँ पे जंग नहीं चाहता। आप ये कह रहे हैं कि जी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी हम चाह रहे हैं कि सीज़ फायर होल्ड करें। नाउ इन ऑर्डर टू होल्ड दिस सीज़ फायर, व्हाट इज़ पाकिस्तान विलिंग टू डू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो रद्द अमल इंडियन मिस एडवेंचर का था वो बड़ा सख्त उनको मिला और जो परेशानी है वो नज़र आ रही है इंडिया के अंदर, और यही वजह है कि इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि इंडिया जो है अपने इनवॉइस भेज रहा है दुनिया भर में कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो अपने तेज़ करे और डेलीगेशन जो है वो तैयार कर रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली इंडिया कितना आइसोलेटेड है। जो इन्होंने आपने बात की कि जी अमन, ये जिस तरह की वो थ्रेट्स दे रहे हैं कि ये देर पा नहीं होगा या जो है फिर कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, किस बेसिस पे इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पे जाएगा? जो बेसिस उन्होंने पहली बनाई उस पे तो वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। तो कौन सी नई वो जो है प्रोपोगेंडा या कोई नया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा जिसके ऊपर अब दुनिया मान लेगी? अगर आप तो कॉम्पोजिट डायलॉग बहाल करना चाहते हैं, वो आप करेंगे कैसे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तीसरी पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
देखें अभी सीज़ फायर उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, और वो भी तीसरी पार्टी ने कराया। तो ये जो उनका, तो कहते हैं कि हमने कराया। देखिए उनकी स्टेटमेंट्स देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखें ना, जिसने कराया, तो वो उससे आपको जाहिर हो जाएगा कि किसने कराया और किसके कहने पे कराया। तो मेरे ख्याल से जहाँ क्रेडिबिलिटी की बात है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। हम पीस चाहते हैं, हमारा यही पिच है। हमारी जो डेलीगेशन जा रही है वो 3 नुकाती एजेंडे के ऊपर, आई एम श्योर इस पे शर्मिला साहब भी इसको इंडोर्स करेंगी। नंबर 1 आपका सिंध दास माहिदा, नंबर 2 आपकी जो कश्मीर इशू है, और नंबर 3 पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए होती है और उसके जो सपोर्ट सिस्टम है जो इंडिया की तरफ से भरपूर तरीके से किया जाता है, भारत या मोदी गवर्नमेंट आप कह लें, उसको जो है एक्सपोज करना और दुनिया की एक तरीके से इस चीज़ पे तवज्जो डालना कि जब तक यहाँ मामला ठीक नहीं होंगे, कश्मीर इशू हो या सिंध दास माहिदा हो, ये इसका रिवर्सल नहीं होगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। तो इंडिया अपना जो मर्ज़ी मौक़िफ़ रखे, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया खड़ी और दुनिया सपोर्ट कर रही है। शर्मिला जी, क्या ये दुरुस्त था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वफ्द बनाया उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया? बहुत शुक्रिया मनीज़, थैंक यू सो मच, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड फूड फॉर थॉट। आई थिंक कि उमर अयूब की स्पीच के बाद पार्लियामान में कोई गुंजाइश नहीं रहती थी कि पीटीआई को उसमें इंक्लूड किया जाए। क्यों, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? अच्छा। ये पूछने वाला सवाल है एक्चुअली। उन्होंने वो तमाम कमज़ोरियाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हुए बता दी जो पाकिस्तान में वो समझते थे कि हैं, उनके दिफाई मामलात में हैं, यहाँ पर कमी है, ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर कौम का मोरल डाउन करना है और पाक अफवाज के ऊपर तनकीद करनी है, और वो दैट वाज नॉट द टाइम। ठीक है, आपके अपने इश्यूज़ होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, बट एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज अबाउट टू अटैक अस, और जिस वक्त हम खड़े होके हमें सिर्फ एक ज़बान होके सिर्फ इंडिया को जवाब देना था, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया आफ्टर पहलगाम ट्रेजेडी उस वक्त। अच्छा, और वो इंसिस्ट भी ये करते रहे, स्पीकर साहब मेरी स्पीच लाइव जानी चाहिए। और आप ऐसे वक्त पे जब इंडिया आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ पर आप अपनी फ़ौज की लानत मलामत कर रहे हैं। मगर देखिए, अच्छा, शशि थरूर को हिंदुस्तान ने शामिल किया है अपने वफ्द के अंदर। शशि थरूर का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है और राहुल गांधी ने बड़ी सख्त तंकीद की है नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। राहुल गांधी ने इंडिया को दहशतगर्द मुल्क नहीं कहा है। उन्होंने कहा यू हैव कमिटेड अ क्राइम। नो। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को कहा कि आपने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया, आपने एक क्राइम, आपने एक जुर्म किया है। उनकी जो स्पीच थी, एक तो पहले उन्होंने कहा कि जी ये सिक्योरिटी फेलियर है, बिल्कुल कहा। ठीक है, वो हम भी कभी बहुत दफ़ा कहते हैं जब कोई दहशतगर्दी का मामला होता है तो हम कहते हैं जी सिक्योरिटी फेलियर था, क्यों नहीं बताया इन टाइम, क्यों नहीं पता चला जाफर एक्सप्रेस पे आपने कहा, ठीक है, हमने कहा कि जी सिक्योरिटी फेलियर हो सकता है। और जाहिर बात है हमारी जो रेलवेज़ है उसकी कौन सी सिक्योरिटी फोर्स है? इंडिया में तो 7,000 लोगों की, सॉरी ऑलमोस्ट 7 लाख लोगों की एक अलग से रेलवे सिक्योरिटी फोर्स है। डू यू नो दैट दे हैव अ सेपरेट सिक्योरिटी फोर्स फॉर रेलवेज़। हम अक्सर ही कहते हैं जब सिक्योरिटी लैप्स होता है, हम कहते हैं अपनी कोताहियाँ देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं खड़े होकर कहते कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान की अफवाज जो है वो नकम्मी है, हम ये नहीं कहते। ये राहुल गांधी ने नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अलग से आप एक सेशन बुलाएं और आप उसमें बताएं सिक्योरिटी फेलियर क्या और क्यों आपने सीज फायर किया और क्यों आप नाकाम रहे। ठीक है, तो उसके बाद मैं नहीं समझती कि ज़रूरत थी उनकी। ज़हीर अब्बास खोखर साहब, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, और यहाँ पे शर्मिला जी भी यही कह रही हैं, अब वो ये लोग हुकूमत में बाकायदा तौर पे नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जिस किस्म की तकारीर आप लोगों ने की तो बनता नहीं था कि आप लोगों को उस वफ्त के अंदर शामिल करते, और अब अगर आप अलग वफ्त लेके जाएंगे तो ये जो वफ्त लेके जा रहे होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी को आप मज़ीद कमज़ोर करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे। अब बात यह है कि आपने सारी दुनिया देख रही है और स्पेशली पाकिस्तानी जो आवाम देख रही है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है तहरीक इंसाफ के साथ। और जब ये इंडिया ने ये
रात के अंधेरे में हमला किया, उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जेल से तमाम अपनी जो पार्टी के लोग हैं और तमाम पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि इंडियन जारहियत के ख़िलाफ़ हम मुसल्लह अफवाज के बिल्कुल साथ खड़े हैं, और उन्होंने बरमला कहा। और इस हवाले से बाकायदा जो DGSPR हैं उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो यूथ है हमारी, जो हमारे नौजवान हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में एक महाज के साथ खड़े होकर हमारे साथ उन्होंने पूरी जंग लड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो आप जो हैं वो हमें जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो बनाकर, फिर उसके बाद आप हमें डिस्क्रिमिनेशन आप हमारे साथ करते हैं, असेंबली हो, बाहर हो। और आप लाहौर में लिबर्टी चौक देखें कि सबसे पहले जब हमारे मुसल्लह अफवाज ने जब वहाँ पर जब सबकत हमें मिली और 26 टारगेट्स किए, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान लिबर्टी में पाकिस्तान के झंडे लेकर पहुँचे। ठीक है, अच्छा। कोई नून लीग के बंदे, कोई उधर वर्कर्स जो थे वो नून लीग के नहीं आपने भी तो जी बिल्कुल, आपने भी तो एक जुलूस निकाला जी था मैंने ना, भी निकाला। हमने मोदी का पुतला जलाया, मेरी FIR हो गई उस पर। आप देखें कि मोदी का पुतला जलाने पर मेरी FIR हो गई, मेरे 1-2 MPs के साथ FIR हो गई, हमारे कारकुनान की FIR हो गई, उनको पकड़ा गया मोदी का पुतला जलाने में। अभी आपको मैं विजुअल्स भी दे सकता हूँ, मैं आपको FIR भी दे सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ खुदारा, हम पाकिस्तानी हैं, हमें धकेला ना जाए, हम बहुत आगे दब चुके हैं। हमारा लीडर अंदर है, वो पाकिस्तानियत से भरपूर, वो अंदर कूट पर उसको पाकिस्तानियत भरी हुई है। तो अब जबकि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल खुशी के साथ फूला नहीं समा रहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को एक आलमी दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम जो है रोशन हुआ है। और अब आप आके एक फॉरेन डेलीगेशन बना रहे हैं, और पाकिस्तान के सबसे सीजन्ड जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, जो हर दौर में जो कि तमाम जो हुकूमतें उनको अप्रिशिएट करती हैं और उनका एक एक्सपोजर है, उन्होंने बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर उनको चित किया हुआ है फॉरेन। आप SM कृष्णा की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ खुदारा अब सोशल मीडिया का इसमें रोल बहुत ज़्यादा रहा है, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडियन मीडिया के बजाय हमारे जो मीडिया ने जो पॉजिटिव रोल और कौम के साथ जो खड़ी रही और फैक्ट्स जो मगर वो नहीं सोचते ना। उन्होंने मेरा भी X का अकाउंट अब उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। मगर राना एहसान साहब ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जुलूस निकाला, आपने ये नहीं देखा कि वो क्या कह रहे हैं, आपने सीधा उनके ऊपर FIR पंजाब के अंदर काट दी। ये तो मुझे नहीं पता ये कब जुलूस अरेस्ट भी कर लिया आपको? सॉरी नहीं, मैं जमानत में हम अच्छा देखें पता नहीं कौन सा जुलूस था, तो पुलिस ने एक्शन लिया या क्या किया, ये तो अब एक जो भी इंसिडेंट हुआ, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे इजाजत लेके जुलूस निकालते या कोई वो उसको जिस दिन हमने यौम तशक्कुर मिलाया उस दिन करते, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा ना होता। अब ये अपनी जो है वो मस्जिद हर जगह आवाज अगर बुलंद करनी तो इजाजत लेके करनी। हाँ डेफिनेटली, आपने अगर प्रोटेस्ट करना है पब्लिक एरिया में के सड़कों के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको उसकी इजाजत लेनी होती है। बहरहाल देखिए मेरा ये पर्सपेक्टिव है, बड़े ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया हक में, जिस दिन गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर आपने नहीं किया गया, सिर्फ एक इन्हीं को अरेस्ट किया, टारगेट किया गया, बाकी सबने इजाजत ली होगी, किया जा रहा है, वो मैं ये वो बाकी सबने इजाजत ली होगी, आप इजाजत लेना भूल गए थे। नहीं देखिए, एक जो कौमी वकार और कौमी खुशी और मुसल्लह अफवाज की जो जीत थी ना, वो हमारे नौजवानों को जो है ना, उसने जब खुशी होती है ना तो फिर दायरा बस निकल ही आती है, बस आप बाहर निकल के नारे लगाते हैं पाकिस्तान अफवाज के हक में, पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हैं। तशक्कुर में PTI भी निकली होगी, आई एम श्योर, किसी ने नहीं इनको रोका होगा। अब वो स्पेसिफिक बेल पे बैठे में मुझे नहीं पता है स्पेसिफिक इंसिडेंट का क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, तो आई कांट टॉक अबाउट इट कि ये क्यों हुआ। लेकिन जब जिस दिन जो दिन मनाया गया, आई एम श्योर PTI वाले भी निकले होंगे और किसी ने नहीं उनको रोका होगा। तो अब इनके शर्मिला जी, अब इनके क्या करें कि अगर ये पुतला जलाते हैं नरेंद्र मोदी साहब का, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको कहा जाता है कि जी अगर हमने जुलूस निकालना है, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से FIR हुई और सील कर दी गई ताकि हमें पता भी ना हो। अच्छा, तो फिर इनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं आपको इतनी खुशामद नहीं करनी चाहिए थी, बस चुप करके घर बैठे रहे, मुंह पे उंगली लगा के। अब इनकी हरकतों पे मैं क्या तबसरा करूं? आपका मैं बहुत मद्दाह हूं, क्योंकि आप हमेशा जो है आप हमेशा जो है ना आपने हक की बात की है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म आपने ये टाइम देखा हुआ है, मुझे पता है कि आप जिस क्राइसिस से गुजरी हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स किसी ऐसे बहरान से गुजरा है, वो हमारी सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह समझ सकता है। तो ये तो गुजरे, हाँ इन्होंने, वैसे आप भी गुजरे, लेकिन ये अब देखना कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की कोई बात करें, मेरी तो नॉलेज में भी नहीं है। अखबारों में छपा है राना साहब, आज के डॉन में छपा हुआ है। अब ये इसको अच्छा, इशू ये है कि देखिए, व्हेन यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर यही होता है। Oops.
I mean, तो ऑल ऑफ यू बारी बारी तो सबके साथ होएगा नहीं। देखिए ना, ये तो खुलेआम क्या लानत मलामत क्या कुछ नहीं कर चुके ना, ये तो हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। हम तो खड़े हुए थे डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, ठीक है, जिस आमरीत थी उस पर हमने कुर्बानियाँ भी दी, शहीद बीबी साहिबा शहीद भी हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के नतीजे में फांसी चढ़ गए। सो हमारी तो वो काम था, ये हम इक़्तिदार के लिए नहीं लड़े या इक़्तिदार के लिए हमने जंग नहीं लड़ी। ये आए भी इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पे थे, गए भी उनकी उंगली पे हैं। अब बात ये है कि देखिए ना, इसमें इनमें अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, आई वुडंट से दिस। मैं फिर भी ये कहती हूँ, उनमें से एक तो आपके साथ थे, आपको याद होगा, जिसका ये हवाला दे रहे हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त आपके फॉरेन मिनिस्टर थे जब एसएम हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन फिर चले गए ना, मैं नहीं बात करता और निकल आए थे उस मीटिंग से। लेकिन जेलें हम सब ने काटी हैं। अब जब मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जब हमें फौरन तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। आप इसी खुशी में ही कर दें कि ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने हमें जो है सियासी कैदियों को कर दें और उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपोजर से फायदा उठाएं और जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, पता नहीं किस किस की दुआएं थी। अच्छा, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ये पपेट है, तो पपेट कैसे करेगा? मैं ये बात कंप्लीट ये कर रहा हूँ कि आपके पास मौका है, आप अपने जो कौम को इकट्ठा करें, कौम इकट्ठी है, आप इन सारी चीज़ों को भूल के, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप फार्म 47 की हुकूमत पर बैठे हुए हैं, सबको पता है, लेकिन आपके पास एक मौका आया है और फौरन जो महाज है, जो डिप्लोमेटिक महाज है, उस पर आपके पास एक मौका है। लेते हैं, फिर इनके बिल के बारे में भी बात करेंगे। कौम को तो इकट्ठा हुकूमत कर रही है। अब मैं आपको, शर्मिला साहिबा भी अटेंड कर रही थी, जो DGI-SPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो ब्रीफिंग देनी थी, उसमें PTI को भी दावत थी। उसमें ये डिस्कशन हुई कि हमें जो है वो डेलीगेशन भेजने चाहिए इनवॉइस के, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे रखें। ये उसमें शामिल नहीं हुए। ये वहाँ होते, ये इस पॉइंट पे हामी भरते तो मुमकिन है ये उसके अंदर चले जाते। तो कहने का मतलब, जब ये शामिल ही नहीं होते किसी चीज़ में, अगर दहशतगर्दी पे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जा रहे हैं और ये उसको बाइकआउट कर देते हैं, तो फिर इनका क्या किया जाए? ये तो ख़ुद जो है वो हुकूमत ने कैसे शामिल करना है? हुकूमत ने जमात को शामिल करना है हर उस पॉइंट के ऊपर जहां दीगर जमातें इकट्ठी हो रही। तो हमने वो जिम्मेदारी अदा की है हर लिहाज से। अब ये हर चीज़ में इनका एक ही मौक़िफ़ आ जाता है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि जी खान को रिहा करें पैरोल पे, तो वो कोई ऐसा मौक़िफ़ देंगे कि दुनिया जो है वो अपनी कुर्सी पे अगर बैठी हुई है तो खड़ी हो जाएगी। तो जब वो 3-4 साल हुकूमत में थे तब तो वो ऐसा कोई मौक़िफ़ दे नहीं सके, और उनके ना मौक़िफ़ देने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली हमने जो है मात दे दी है इंडिया को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छा पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो अमेरिकन मैगजीन कह रहे हैं कि मिनी मिरेकल हो गया है। तो इनकी मदद और इनकी सपोर्ट के बगैर ही यहाँ तक पहुँचे ना हम लोग। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि खान साहब ने ट्वीट की, लेकिन अगर वो ना भी करते तो अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान ने अच्छा फ्रंट के ऊपर मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा। ज़हीर साहब, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि माजी में आपने इनका साथ दिया। इसको आगे बढ़ाते हैं, दिस इज द हाई टाइम, इनको बड़ा दिल करना चाहिए। इनको ये बैठे हुए हैं, इनको मैं ये कहता हूँ कि एक अब कौम को जरूरत है। साहब इनके चेंबर में गए जंग के दौरान, इनके असेंबली के अंदर के इनके घर जाके मुशावरत करें, इनका जो दफ्तर है वहाँ, तो हमने तो वी हैव रीच्ड आउट टू देम। लेकिन अगर ये मेन फोरम्स में आना पसंद ही ना करें तो देन इट इज देयर लॉस। आप बड़ा दिल करें, आप खान साहब को लेके आए, किसी फोरम पे बिठाएं, शाह महमूद कुरैशी को भेजें साथ, अपने जो डेलीगेशन साथ भेजें। घुमा के आ जाता है जी, हमें वो बंदे को निकाल दें, हमारे लीडर को जेल से निकाल दें। एनआरओ की तरफ आ जाता है। नया जो मरहला शुरू होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इसको संभाल लें। मैं ये बरमला कह रहा हूँ कि इसको संभाल लें और तमाम सियासी कशीदगी खत्म करके आगे बढ़ें। ने जो इज्जत दी है उस पर भी बात करते हैं, और इंसानी हकूक की पामाली कहाँ कहाँ हो रही है उसके ऊपर भी बात करते हैं। हम कश्मीर की भी बात करते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, उस पर भी बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और उसके अंदर एक अकाउंट मेरा भी है। राना एहसान साहब, हमने ये देखा कि आपने पहले आपने एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, बल्कि केयर टेकर ने पाबंदी लगाई, फिर आप आए, आपसे पूछा गया कि किसने पाबंदी लगाई, तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि चूँकि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो हमने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर जब अरूज पे थी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही थी, आपने यकदम एक्स के ऊपर से पाबंदी हटा दी।
तो पहला वाला फैसला गलत था या ये वाला फैसला? देखिए, सबसे पहले तो मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करता कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टोटली जो है वो बंद कर दें, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी जिस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा था सोशल मीडिया, तो ये पाबंदी लगानी पड़ी। और मैं हमेशा ये कहता था कि एक्स पर, हाँ, मैंने तो कहा कि मैं आई वुड नेवर लाइक टू इंडोर्स सच अ थिंग, लेकिन वो क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी और आपके मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात और जो एक आपकी फॉल्ट लाइन्स है उसके ऊपर खेलना जो सोशल मीडिया पे जिस तरह किया जा रहा था, फिर ये सोचा गया कि हम पीका लॉज को अमेंड करें, और पीका लॉज को अमेंड किया गया, इम्प्रूव किया गया, और डेफिनेटली उसके बाद ये उम्मीद थी कि एक्स अब खुल जाएगा, लेकिन उसमें भी डिले हुआ। लेकिन ये मौका देखा गया कि डेफिनेटली एक ये नेशनल यूनिटी का वक्त था और इसके अंदर जितनी भी फोर्सेस थी, जब आपकी तारीफ हो रही थी तो आपने खोल दिया, जब आप पे तंकीद हो रही थी आपने बंद कर दिया। से मेरे ख्याल से जीत से पहले ही खोला, और जो हमारी विक्ट्री थी, एक जो हमने इंडिया को मात दी, उससे पहले ही खोला। लेकिन एक खोलने का यही मकसद था कि अब तो लॉज भी मौजूद हैं पीका के, और अब एक ऐसा टाइम था जहां हमें नेशनल यूनिटी की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल ये तो अभी हतमी तौर पे खुला होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल हतमी तौर पे खुला होगा, और अब पीका लॉज के बाद हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी प्लेटफॉर्म को बंद करें। पीका लॉज पे शर्मिला जी, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है पीका लॉज के बारे में। क्या अब पीका लॉज को मज़ीद अमेंड करने की ज़रूरत है, चूँकि इसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, किसी ने किसी के ख़िलाफ़ ट्वीट कर दी, एक पुलिस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़? आई थिंक हमारे यहाँ जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो कदगन लगी हैं मुख्तलिफ़ कवानीन की वजह से, उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। आई थिंक इन बेटर टाइम्स व्हेन देयर इज़ पीस, और हम ये अपने इंडिया के हवाले से जो हमारे मामलात हैं वो थोड़े से सेटल डाउन होते हैं, तो आई थिंक इन चीज़ों पे रिविज़िट करने की ज़रूरत है। आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी की राइट्स को यूसर्व करें या आप किसी के ऊपर बेजा इल्ज़ामात लगाएं। विदिन सर्टन पैरामीटर्स आप वो करते हैं, लेकिन अगर आप बारहा आप ये करते रहेंगे कि जनाब आप कवानीन को सख्त से सख्त बनाते रहेंगे और बिल्कुल गला दबा देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो फिर इट विल बिकम अ पुलिस स्टेट। आई थिंक इसमें वी नीड टू रिविजिट। तो आप पीका के जो कवानीन है उसके ऊपर आपको मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है, मेरा ख्याल ज़हीर अब्बास साहब आप तो साथ देंगे फिर जो पीका तरमीम के बारे में है। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि कब इन मामलात को उठाया जाएगा? चूँकि एक तरफ से हम हिंदुस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं कि जी वो वहाँ पे ये जुल्म करते हैं, लोगों को बात नहीं करने देते, और वही काम इधर हम कर रहे होते हैं। देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये जो मौजूदा हुकूमत है सो कॉल्ड, ये अभी भी यही लगता है जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हिसाब है। जीत कौम की है, जीत सुलह फवाज की है, और उस पर वो बिल्कुल बड़ा वैक्यूम नज़र आ रहा है अगर आप बॉडी लैंग्वेज से देखें। नवाज शरीफ साहब ने कोई स्टेटमेंट 1971 वॉर का जवाब दे दिया। देखें, ड्यूरिंग वॉर कुछ ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बयान आया और ना ही कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया। बाद में जब ये सारा कुछ हो गया, नवाज शरीफ साहब तो वाकई में कौम से खिताब करते फिर भी आप खुद देख रहे हैं, कोई ऐसा नवाज शरीफ साहब को वो ज्यादातर खामोशी। मेरा एक ओपिनियन है, कौम का एक ओपिनियन है कि जी जो इलेजिटिमेट हुकूमत है वो उसके पीछे कौम नहीं खड़ी। मैं आपको वाज़ह कह रहा हूँ, और जब तक आपकी लेजिटिमेट हुकूमत नहीं आती वो वैक्यूम रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, तो फिर आप इनके साथ क्यों जाना चाहते हैं बाहर? नहीं, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का मामला है, जैसे इंडिया आप इनको लेजिटिमेसी देंगे इनके वफ्द का हिस्सा बनके? बिल्कुल हम जाएंगे, हमें भेजे शामुल कुरैशी साहब को भेजे, हम जाएंगे। पाकिस्तान का वो वफ्द फिर लीगल होगा? बिल्कुल होगा। हम जिसने बनाया है वो इलीगल, पाकिस्तान का मामला आएगा, देखें हम जहाँ पर पाकिस्तान का मामला आएगा हम अपने, तो तब ये लीगल हो जाएगा। बिल्कुल हम मैं कहता हूँ कि हम वहाँ पर कोई ऐसा नहीं शो करेंगे कि जिसपे पाकिस्तान के मैं तो एक कौमी बात कर रहा हूँ ना, कि आपकी जो कौम है वो कहीं और खड़ी है, आपकी जो पॉलिटिकल जो हुकूमत है वो कहीं और खड़ी है, और इसको गैप को कवर करना अब वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, मगर इसके ऊपर तो खैर बातचीत होती रहेगी। मगर एक बहुत अच्छी खबर है, चूँकि बहुत कम अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, और वो ये है तमाम ख़वातीन के लिए कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अब सेनेट से पास हो गया है। अब दस्तखत होंगे सदर पाकिस्तान के ऊपर, और फिर इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर जो है वो लागू होगा, जिसके नतीजे में 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों की शादी जो है वो नहीं हो सकेगी। इसके दूरस नताइज होंगे वो हम पूछेंगे। जो इस बिल की एक बानी थी शर्मिला फारूकी हमारे साथ बैठी हुई, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज इस्लामाबाद के लिए और ख़वातीन के लिए एक बहुत ही अहम बिल पास हुआ है। आज सेनेट में 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों की शादियों पर पाबंदी से मुतल्लिक बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है और इनकी इस बिल की जो बानी थी हैं वो है शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, और वो कौमी असम्बली में एक दिन के अंदर उस बिल को पास करने में कामयाब हुई। शर्मिला जी, इसके अंदर अब ये है कि 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां आपस में शादी नहीं कर सकते थे। अब तक 16 साल की उम्र थी लड़कियों की, इसको आपने क्रिमिनलाइज भी कर दिया कि उसकी एक पनिशमेंट भी आपने रखनी। इसके दूरस्त नताइज क्या होंगे ख़वातीन की इमेंसिपेशन के हवाले से? शुक्रिया मनीज़े। आई थिंक दिस बिल हैज़ बीन अ माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस। और ये पिछले कई 12 सालों से, हमने 2013 में ये बिल सिंध असेंबली में पास किया था, और इंसिडेंटली एंड लकीली आई वाज द वन जो सिंध असेंबली में इस बिल को मैं लेकर आई थी। उस बिल के बाद हमने कुछ लोगों ने कोशिश की इसको कौमी असेंबली और सेनेट से पास कराने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सके। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में चले गए, कुछ लैप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए वजाहत करती चलूँ कि जब 2013 में हम सिंध असेंबली में बिल लाए थे जी, तो ये भी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में गया था बिल पास होने के बाद। अच्छा। और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। अच्छा। ओपिनियन, उनका फ़ैसला इज़ नॉट बाइंडिंग, इट्स एन ओपिनियन। लेकिन उसके साथ साथ दिस बिल, सिंध असेंबली का बिल, वाज चैलेंज्ड इन द फेडरल शरीयत कोर्ट। अच्छा। और 2023 के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट का जजमेंट आया हमारे फेवर में। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी रियासत औरत और बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी कर सकती है। नहीं, बट आई यू स्केयर्ड, लेट मी पुट दिस क्वेश्चन, कि आगे जाके आपका ये बिल जो है ये अदालतों में चैलेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि JUIF ने तो इसकी मुखालफत की है। नहीं, मैं आप आ रही हूँ ना। फेडरल शरीयत कोर्ट से 2023 में फ़ैसला आया, और फेडरल शरीयत कोर्ट अदालत है, हाईएस्ट अदालत, जो कि आपके शरीयत के मामलात के ऊपर फैसले देती है। वहाँ से जजमेंट आ चुका है। अब कोई और उसको चैलेंज करेगा भी तो वो जजमेंट सामने मौजूद है। ये 10 साल चला ये केस। अब जब कौमी असम्बली के अंदर ये आया तो इसके ऊपर हम बहुत से लोगों ने मशावरत करी, और मुझे कहा गया कि जी यहाँ से तो कोई पास करा नहीं सका है, इट्स टू कंट्रोवर्शियल, इट्स टू दिस, इट्स टू डिफिकल्ट, इट्स टू सेंसिटिव, इट्स टू पॉलिटिकल। अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, and it was passed in one day and it was passed unanimously। अच्छा, मुखालफत किसी ने नहीं की? No, JUIF ने मुखालफत नहीं की नेशनल असेंबली में, सिर्फ सेनेट में की। हाँ, कौमी असेंबली में यूनानिमस मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये बिल पास हुआ। मनीज़ा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वॉकआउट किया था मेरे ख्याल है उन्होंने। नहीं, अच्छा, जो भी मेंबर्स बैठे थे उनके वहाँ पर, उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की। इस बिल पे वोटिंग हुई है। ठीक है। और आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन, बिकॉज जिसने इस बिल के फेवर में वोट किया, और पूरी कौमी असेंबली ने किया, जितने भी मेंबर्स वहाँ मौजूद थे, दे स्टूड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, दे स्टूड विद द चिल्ड्रन जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, और इसका क्रेडिट मैं ज़रूर तो मैं आई हैव डेडिकेटेड दिस बिल टू शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, हु हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन सिंस ऑलवेज। और आपने देखा ख़वातीन और बच्चों के लिए वो जिस तरह काम करती थी। लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट, उन्होंने बिल सपोर्ट किया ना। अच्छा, मगर इनसे पूछ लेते हैं, एक और शख्स का नाम अगर मैं ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। वो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, सादिक साहब। आई डोंट थिंक दिस बिल वुड हैव गॉन थ्रू अगर वो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना लेते। मगर हैरत की बात यह है राना एहसान साहब कि आपने अपने सूबे के अंदर यानी पंजाब के अंदर 16 साल ही रखी हुई है लड़कियों की उम्र शादी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट शर्मिला, इन्होंने इनकी जो कंट्रीब्यूशन है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल, और मैं ख़ुद इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ। तो डोंट यू थिंक दैट द वुमेन ऑफ पंजाब आल्सो डिजर्व दिस? मेरे ख्याल से बिल्कुल, और ये इसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत हो रही है। और ये वैसे भी, क्योंकि मैं कॉमर्स में हूँ, तो कॉमर्स साइड के हवाले से ये GSP+ की रिक्वायरमेंट भी है कि हम जो है 18 ईयर्स तक करें। और उसके लिए हम तो एज अ मिनिस्ट्री वी आर इंगेजिंग विद ऑल प्रोविंसेस कि वो इस पे हार्मोनाइजेशन हो, और सारे सूबे जो हैं। Can I say something? जी। I think you need a speaker like Ayaz Sadiq Saab to pass this bill. बिल्कुल, मेरे ख्याल से सो वी आर ट्राइंग कि हम चाह रहे हैं, हम सूबों से कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, और आई एम श्योर ऑल प्रोविंसेस इन पाकिस्तान इसको अडॉप्ट करेंगे आहिस्ता। अच्छा, मलिक ज़हीर खोखर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चांस है कि ये बिल पास हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में ये बिल चला गया और वहाँ पे जाके गुम हो गया।
लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो ज़रूर होनी चाहिए, ये मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी एफ़र्ट है और इनकी अभी से नहीं बहुत पुरानी इनकी एफ़र्ट है। हर बंदा हर पाकिस्तानी कम उम्र की शादी वहाँ पे बहुत अपोज की है अली मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उन्होंने बड़ा अपोज किया इस चीज़ को। देखें वो अब उनके जो बेहतर तो ये है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब से पूछा जाए, ये है कि ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बच्चियाँ हों बच्चे हों, 18 ईयर्स जो है वो जो एज ऐसी है जिसमें मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि CM पंजाब जो है वो खातून है, वो बजाय कि एक ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करें कि मैं ख़वातीन के हकूक़ के लंबरदार हूँ, तो वो क्यों नहीं इस तरह का रोल प्ले करती हैं जिससे वाकई खातून जो है वो बच्ची जो है वो महफूज हो। और उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और बाकी ये है कि इस पर बिल्कुल ये जो बात ठीक है वो ठीक है और इस पर ये मुबारकबाद की मुस्तहक। चले, हमारे जो तीनों यहाँ पे जो यंग सियासतदान हैं वो यही चाहते हैं कि ख़वातीन की जो शादी की एज हो वो 18 साल जो है, सबसे जो कम तरीन एज है वो 18 साल की ही हो, ताकि जो फोर्स्ड कन्वर्जन का एक मसला है, फिर हमने देखा है और बड़े मसाइल आते हैं। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात हम कर लें, ख़वातीन जो है मुख्तलिफ हेल्थ रिस्क ले लेती हैं जब वो कम उम्र के शादी कर लेती हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इसी सोच के साथ पाकिस्तान आगे बढ़े और अमन के बारे में सोचे, चूँकि यही एक चीज़ है जो हमें पायदार मुल्क बनाएगी। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।